नमस्कार। आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं बाबूराम कक्षा 10 सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल का पहला चैप्टर लेकर के फिर से आ गया हूँ, जिसका नाम है संसाधन और विकास, जिसके अंतर्गत संसाधनों का विकास कैसे होता है इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। संसाधनों का विकास, देखिए संसाधनों का मानव जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। संसाधनों का मानव जीवन में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में ही संसाधन जो होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता को अगर कोई साधन अथवा संसाधन बनाता है तो कोई साधन बनाता तो संसाधन होता है। तो इसलिए मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का होना नितांत आवश्यक है। देखिए संसाधन प्रकृति की विशिष्ट देन है। संसाधन जो है ये प्रकृति की विशिष्ट देन होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि संसाधन किसी भी देश की, देखिए विशिष्ट देन इसलिए है संसाधन प्रकृति की, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कोई भी देश हो, उस देश की अर्थव्यवस्था में ये रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है। अब जैसे शरीर है, शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है तो ये कल्पना मान के चलिए कि तो शरीर बेडौल हो सकता है। इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर संसाधन नहीं है तो वह देश बहुत ही गरीब माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। ठीक, देखिए संसाधनों के अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित उपयोग के कारण आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि संसाधनों का अनियंत्रित और अनियंत्रित के साथ साथ अव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से अनेकों तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आइए देखा जाए कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं अगर संसाधन का अनियंत्रित और अव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो पहले नंबर पर कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष हो और वह संसाधन के बड़े से बड़े भूभाग पर अपने अंदर में उस भूभाग को कर लिया हो, उस संसाधन को अपने अंतर्गत रखने का काम किया हो व्यक्ति विशेष के आधार पर, हो सकता है उसके अंदर ये लालच बस गई हो कि ये हमारा संसाधन है, हमारा हो जाएगा, या हमारा नहीं है तो हम इस पे कब्जा कर ले रहे हैं, हमारा हो जाएगा। तो कहने को इस तरह से कुछ व्यक्ति विशेष के लालच बस संसाधनों का ह्रास हो जाता है इस तरह से। दूसरी नंबर पर असमान संसाधन वितरण। असमान संसाधन वितरण, ये तो हर देशों में इस तरह की समस्याएं बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि जो भौगोलिक स्तर पर अगर देखा जाए कोई भी देश है तो उस देश में हर जगह संसाधन एक समान मिलते हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भारत में खुद देख लीजिए, भारत में जहाँ तक संसाधनों की असमान वितरण की बात है, भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, ये पठार अपनी बहुरूपी खनिज संपदा के लिए संपूर्ण दुनिया में विद्यमान है, संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। तो इसलिए कहा गया है। लेकिन और जगहों पर आप देख लीजिए उतना मतलब संसाधन भरे पड़े नहीं हुए हैं, कहीं पर हैं तो बहुत कम हैं, अगर हैं तो ढेर सारी समस्या उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से असमान वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय हो रहा है, तो इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है।
तीसरे नंबर पर संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे पारिस्थितिकी समस्याओं के अंतर्गत अगर देखा जाए, जैसे वैश्विक तापन का वर्तमान समय में ये मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है भूमंडलीय तापन अर्थात। दूसरे नंबर पर ओजोन परत का ह्रास या ओजोन परत में ह्रास, ये भी एक विकट समस्या देखी जा रही है। संसाधनों के विकास के आधार पर, उपयोग के आधार पर मानव ये नहीं देखता कि हाँ मतलब क्या चीज डैमेज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको ध्यान में रखता ही नहीं है। इसलिए देखिए वायुमंडल की जो एक परत है ओजोन परत में इस तरह का ह्रास देखा जा रहा है। तो इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, ये भी एक समस्या बन रही है वर्तमान समय में, पर्यावरण प्रदूषण। और इसी के साथ साथ भू निम्नीकरण, जहां से संसाधनों को मान के चलिए कोई खदान है, कोई खान है, खोद करके वहां से संसाधनों को निकालने का काम किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, वहां की भूमि नीची होंगी, अर्थात भू निम्नीकरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अगर संसाधनों का विकास करना है तो कन्फर्म भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होंगी। और वर्तमान समय की बहुत ही विकराल समस्या मानी जा रही है, चाहे वो ओजोन परत में ह्रास की बात हो, वैश्विक तापन की बात हो, पर्यावरण प्रदूषण की बात हो, भू निम्नीकरण की बात हो। तो देखिए इस तरह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत विभाजन आवश्यक हो गया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता है। फिर भी ऐसा कहा गया है कि समाज में संसाधनों का न्याय संगत विभाजन हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा आवश्यक है। फिर भी नहीं हुआ है। यदि संसाधनों पर कुछ ही व्यक्तियों तथा कुछ ही देशों का स्वामित्व स्थापित होने की जो प्रक्रिया चली आ रही है, अगर ऐसा होता रहा तो ये समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो भविष्य है वो संकट में पड़ जाएगा। कहीं कहीं पर तो पड़ भी गया है। बहरहाल आने वाले समयों में ऐसा अनुमान है, ऐसा विद्वानों का अनुमान है, ऐसा बताया गया है कि आने वाले 50 वर्षों में ये संकट अपने विकराल रूप को धारण कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार के जीवन का अगर इस तरह से जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना है तो संसाधनों के उपयोग की योजना बनानी होगी। जब हम योजना बनाएंगे, योजना बना करके कार्य करेंगे तो फिर हो सकता है जो समस्या उत्पन्न हुई है उसमें कमी लाई जाए। मान के चलिए अगर हम समाप्त नहीं कर सकते हैं तो उसमें हम कमी ला सकते हैं। तो ये कमी कैसे लाई जा सकती है? सतत पोषणी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही लाई जा सकती है, अन्यथा नहीं लाई जा सकती। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 का नाम दिया गया। यह सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार से देश माना जाता है ब्राजील। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। लगभग इसकी सीमाएं जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 14 देशों से छूने का काम करती हैं, टच करती हैं। बहुत बड़ा देश है। और
इसी ब्राजील देश के अंतर्गत रियो डी जेनेरो एक शहर है, बहुत ही फेमस शहर है, जहां पर कॉफी का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था। बहुत पहले तो ये मान के आप चलिए कि दुनिया का 50% कॉफी यहीं पर उत्पन्न किया जाता था। रियो डी जेनेरो है, साओ पोलो है, ग्रांडे डी सुलवा है, ऐसे कई शहर वहाँ के बहुत ही माने जाने। तो उन्हीं शहरों में से एक शहर रियो डी जेनेरो है, जहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 172 देशों के 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, यानी 172 देश इसमें शामिल हुए। उन 172 देशों के 108 राष्ट्राध्यक्षों ने, मतलब 172 देश के 108 राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कहने का मतलब इसमें अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की बात उठाई गई। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या है उसको दूर करने की बात की गई। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई। तो इस तरह से 3 से लेकर के 14 जून 1992 में इस तरह का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसके बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत ही बेहतर शहर, बहुत ही बेहतरीन शहर जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। वैसे जोहान्सबर्ग दुनिया में बहुत ही चर्चित है, जहां पर सोने की सबसे बड़ी खान पाई जाती है। तो जोहान्सबर्ग में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों का पर्यावरण संरक्षण पर पूरी तरह से ध्यान आकर्षित करवाने का काम किया गया कि भाई अगर पर्यावरण को आकर्षित करवा करके उसमें शुद्धता लाई जाए, विकास किया जाए, तभी विकास संभव हो। तो दूसरे सम्मेलन में ऐसा किया गया। हाँ, इसके बाद हम संसाधन नियोजन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। संसाधन नियोजन, जब संसाधनों को एक नियोजित ढंग के आधार पर उपयोग में लाया जाए तब उसको संसाधन नियोजन की संज्ञा दी जाती है, संसाधन नियोजन कहलाता है। देखिए, संसाधन नियोजन बहुत ही महत्व रखने का काम करता है। अगर संसाधन नियोजन का महत्व न होता तो संभवतः संपूर्ण दुनिया में जो नियोजन, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है, ये सही मायने में इसके तहत जो महत्व देखा जा रहा है वो नहीं देखा जाता। बहरहाल संसाधन नियोजन हर देश के लिए जरूरी होता है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका या कोई भी देश हो। आप विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत देख लीजिए, संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया है वो समझ लीजिए बहुत पहले अपनाने का काम किया गया संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को। आप भारत में देख लीजिए, भारत में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, तब पंचवर्षीय योजनाएं चली, अर्थात वहीं से ही संसाधन नियोजन की प्रक्रिया हुई। लेकिन शुरुआत सिर्फ थी। 1980 के बाद संसाधन नियोजन की प्रक्रिया सही मायने में भारत में इसका क्रियान्वयन हुआ। उसके पहले सिर्फ नाम मात्र। हाँ, नियोजन और क्षेत्रों के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने का काम किया गया, लेकिन संसाधन नियोजन को सही मायने में नहीं अपनाया गया था। ये अपनाने का काम 1980 के बाद हुआ। जिस देश में संसाधनों का नियोजन सही ढंग से नहीं हुआ है, वह देश पिछड़े हुए अवस्था में आज भी देखा जा रहा है। जैसे भारत को आप देख लीजिए, यहाँ पर जो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है बहुत ही खराब है आज भी, क्योंकि अभी इसके पहले संसाधनों का विकास में देखिए बताने का काम किया गया था कि
असमान वितरण भी है या किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में ये न आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये समझ लीजिए संसाधन नियोजन हो नहीं पाएगा। तो देखिए, कहने का मतलब संसाधन नियोजन के आधार पर अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में कहीं कहीं पर संसाधनों की प्रचुरता है तो कहीं कहीं पर संसाधनों का अभाव भी है। इन दोनों के आधार से असमानता का वितरण देखा जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर संसाधनों की प्रचुरता यानी बहुलता पाई जाती है, बहुत ज्यादा आप संसाधन पाएंगे। जैसे आप झारखंड राज्य की बात कर लीजिए, भारत में झारखंड राज्य की बात कर लीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर अनेकों तरह के संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है, अर्थात यहां पर संसाधनों का अभाव नहीं है। वहीं उसके अगल बगल प्रदेशों की अगर बात की जाए तो संसाधनों का अभाव है, असमानता हो गई। लेकिन अब ये सरकार को सोचना है कैसे, किस आधार पर हमको संसाधनों का नियोजन करना है, नियोजन की प्रक्रिया को कैसे अपनाना है, कैसे संपूर्ण देश को आगे बढ़ाना है, नियोजन प्रक्रिया के आधार पर विकास करना है, इसको सोचना होगा। मैं आपको एक उदाहरण और बता रहा हूं। जैसे जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, लेह लद्दाख वाला जो पोर्शन है, लेह लद्दाख जो कि मरुभूमि क्षेत्र के आधार पर, शीत मरुभूमि क्षेत्र के आधार पर जाना जाता है, शीत मरुभूमि क्षेत्र के आधार पर। लेकिन आज से नहीं, बहुत पहले से अगर देखा जाए और देश की विरासत के रूप में वो क्षेत्र जाना जाता है, विरासत के रूप में उसको दर्शाने का काम किया गया है। लेकिन कहने का मतलब वो शीत मरुभूमि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वहीं पर आप हिमाचल प्रदेश को आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में जल का बहुत ज्यादा भंडार पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जल का बहुत बड़े पैमाने पर भंडार पाया जाता है। और लेकिन वहां मौलिक रूप से अगर देखा जाए, खास तौर से अगर देखा जाए, मौलिक विकास वहां पर नहीं हुआ, ऐसी मतलब इस तरह से अगर कहा जाए तो। हाँ चलिए, जल की अपार संभावना भी है और अपार भंडार भी है और बड़े पैमाने पर संभावना भी व्यक्त की जाती है, लेकिन वहां का मौलिक विकास नहीं हो पाया है। अगर मौलिक विकास जहां जिस क्षेत्र का नहीं हो पाएगा तो वो समृद्धशील बन पाएगा? कतई नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर हमें संसाधनों के सही क्रियान्वयन को अपनाना है तो नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के नियोजन की प्रक्रिया सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को निम्नलिखित सोपानों के आधार पर दर्शाने का काम किया गया है। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाए, देश का कोई भी भूभाग हो या जहां पर ज्यादा मिलता हो संसाधन, जहां पर ना के बराबर मिलता हो, उसकी पहचान की जाए। जब पहचान की जाएगी तो पहचान करने के बाद उनकी एक तालिका बनाई जाएगी, पहचान की जाएंगी, उनकी तालिका बनाई जाएगी, कहाँ पर अभाव है, कहाँ पर ज्यादा मिलता है। ऐसे करने के बाद जो है, ऐसा कब किया जाएगा? जब उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण करेंगे, पता लगाएंगे, तभी तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो जब ऐसा करेंगे तभी हम उसके गुणात्मक और मात्रात्मक प्रवृत्तियों का सही मायने में अनुमान लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए, इस तरह की नियोजन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अगर इस तरह की नियोजन प्रक्रिया को अपनाने का काम किया जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। ठीक, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, जिसके अंतर्गत ये मान के चलिए प्रौद्योगिकी को कौशलात्मक आधारों पर व्यक्त करना। देखिए, अगर तकनीकी रूप से हम तैयार हो जाएंगे,
मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे तो सीधी सी बात है संसाधनों का नियोजन बड़े पैमाने पर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय विकास योजना बनाना और साथ साथ संसाधन विकास योजनाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। एक तरफ राष्ट्रीय विकास योजना को बना देना है और दूसरी तरफ संसाधन विकास के जो उससे संबंधित योजनाएं हैं दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। अगर वास्तव में दोनों के बीच में समन्वय नहीं है तो सीधी सी बात है संसाधन नियोजन सही से हो नहीं पाएगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। और तमाम तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये भारत सरकार के द्वारा भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने का काम किया गया भिन्न भिन्न सोपानों के माध्यम से। अब हम आप लोगों को संसाधनों का संरक्षण बताएंगे। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का कैसे संरक्षण किया जाए। देखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। संसाधन की अगर बात की जाए, संसाधनों को अगर देखा जाए तो ये मान के चलिए किसी भी तरह से किसी भी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने का काम करता है। वास्तव में अगर संसाधन नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। तो इस तरह से संसाधन किसी भी तरह के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने का काम करता है। ठीक, देखिए, परंतु सोपानों के जो विवेकहीन उपयोग और अदुपयोग है उसके आधार से अगर देखा जाए, जो इसके पहले तमाम तरह के सोपान बताए गए हैं उन सोपानों के माध्यम से अगर देखा जाए, अगर उसमें विवेकहीनता के आधार पर अगर उपयोग किया गया है तो कन्फर्म संसाधनों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसलिए विवेकहीनता का परिचायक नहीं बनना है, विवेकशीलता के आधार पर अपने आप को दर्शाना है। अगर ऐसा होगा, इस तरह से होगा तो संसाधनों का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए आज इन संसाधनों के आधार से जो पर्यावरणीय समस्याएं तमाम तरह से अनेकों तरह से उत्पन्न हो रही हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। और अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है तो फिर ये समझ लीजिए संसाधनों का संरक्षण हो जाएगा, होता रहेगा। और नहीं ऐसा होगा तो ये समझ लीजिए कि संसाधन संरक्षण हो नहीं पाएगा। देखिए, संसाधन संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों को कुछ तथ्य दे रहे हैं। संसाधनों का संरक्षण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे सम्मेलन हुए हैं जिनके आधार से संसाधन संरक्षण की वकालत की गई है, जिनमें 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। संसाधन संरक्षण की वकालत जो है, देखिए, क्लब ऑफ रोम में 1968 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। इसके बाद 1974 ईस्वी में सुमेसन ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में 1974 ईस्वी में सुमेसन ने अपनी पुस्तक में इस तरह का विवरण गांधी जी के विचारों के साथ मिलकर, गांधी जी के साथ मिले, उनके विचारों से अवगत हुए, मिल करके फिर दोनों लोगों के द्वारा वकालत करने का काम किया गया, अर्थात इस विषय पर वकालत की गई। इसके अलावा अगर देखा जाए इसकी पुनरावृत्ति और लोगों के द्वारा भी की गई है, जिसमें अगर देखा जाए 1987 ईस्वी में सतत पोषणी विकास कार्यक्रम के आधार पर
सतत पोषणी विकास कार्यक्रम के आधार पर भी जो है संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। और इसी के साथ साथ बाद में इसको जो है हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के रूप में भी दर्शा करके जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने का काम किया गया था। और फिर बाद में जाकर के 1992 ईस्वी में 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन अर्थात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के आधार पर इसकी वकालत की गई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।